हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मी दिव्या जैन। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग। हमारे दो देश हैं, दो कंट्रीज हैं जिनकी कहानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट कंट्री इज बेल्जियम। अच्छा, बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक यूरोप की कंट्री है, एक यूरोप की बहुत स्मॉल कंट्री है। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ द यूरोप। और इसकी हम लोग अगर पॉपुलेशन की बात करें सो वो हमारे यूपी और हरियाणा हरियाणा के बराबर कह सकते हैं, बट यूपी से तो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। उसके बाद इसकी जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है। बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन की बात की जाए तो बेल्जियम में दो रीजन्स हैं। फर्स्ट वन इज वलोनिया रीजन एंड द सेकंड वन इज फ्लेमिश रीजन। जो फ्लेमिश रीजन है वो आपके नदन में मिलेगा। नदन, अगर नदन बेल्जियम की बात करें तो आपको फ्लेमिश रीजन मिलेगा, एंड द सदर्न रीजन की बात करें हम लोग तो आपको क्या मिलेगा? वलोनिया रीजन। एंड 1% आपकी जर्मन स्पीकर है। अच्छा, फ्लेमिश रीजन आपका 59% पर है एंड वलोनिया रीजन 40% पर। 59% लोग वहाँ पर बोलते हैं फ्रेंच। एंड वलोनिया रीजन में हम लोग बात करेंगे तो वलोनिया रीजन में 40% लोग आपके क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। फ्लेमिश रीजन में 59% लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। एंड वलोनिया रीजन में 40% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये तो सब ठीक था, यहाँ तक तो बेल्जियम में कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट हुआ क्या कि जो ब्रुसेल्स थी, ब्रुसेल्स किस रीजन में थी? फ्लेमिश रीजन में थी, जिसकी कैपिटल में ही, अब आप सोचिए कैपिटल में क्या था? ब्रुसेल्स में 80% लोग थे जो कि फ्रेंच बोलते थे। अब जो कैपिटल है, कैपिटल किस रीजन में थी? जहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा, डच बोलने वाले ज्यादा थे। लेकिन भाई कैपिटल में कौन बोल रहा है? फ्रेंच ज्यादा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कन्फ्लिक्ट हो गए? कन्फ्लिक्ट कैसे हुए कि 80% लोग क्या बोल रहे थे? फ्रेंच बोल रहे हैं, फ्रेंच स्पीकिंग, एंड 20% डच स्पीकिंग। तो लोगों में कन्फ्लिक्ट होने लगी। कन्फ्लिक्ट क्यों होने लगी? क्योंकि जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट भी सारी प्रायोरिटीज किसको दे रही थी? जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उनको दे रही थी। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली सारी जो प्रायोरिटीज थी वो सारी प्रायोरिटीज किसको दी जा रही थी? जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसको दी जा रही थी। डच स्पीकिंग कम्युनिटी देश में, कंट्री में ज्यादा होने के बावजूद भी उनको कोई भी प्रायोरिटी नहीं मिल रही थी। तो ऑब्वियस ही बात है, कन्फ्लिक्ट्स तो होने थे। तो वही कन्फ्लिक्ट्स हुए। इवन 1950 से लेकर 1960 तक काफी सारी टेंशन चली बेल्जियम में। एंड फाइनली 4 बार, 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। एंड फाइनली 1993 में बेल्जियम में अकोमोडेशन हुआ। बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, एक फाइनल फाइनल अमेंडमेंट हुआ जिसको बोला गया अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। अब अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में क्या हुआ था ये देखते हैं। देखिए, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम की मैं आप लोगों से बात करूं तो फर्स्ट अकोमोडेशन हुआ था कि जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल मिनिस्ट्री। जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसमें क्या था? जो मिनिस्टर्स है वो इक्वल होंगे। इक्वल से मतलब ये था कि दोनों कम्युनिटीज, फ्रेंच कम्युनिटी एंड डच कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी के जो लोग होंगे वो बिल्कुल इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो कोई कंफ्लिक्ट ही नहीं होगा। सेकंड था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट में स्टेट गवर्नमेंट होगी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में बिल्कुल पावर शेयर रहेगी तो फिर भी कोई कंफ्लिक्ट नहीं रहेगा। अच्छा, ये बात आप याद रखना बेटा, ध्यान से याद रखना। ये क्वेश्चन सीबीएसई बता देता है। वो आपको स्टेटमेंट में क्या दे देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट सबऑर्डिनेट, स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ फंस जाओगे। तो इस चीज को, इस पॉइंट को बिल्कुल अपने याद रखना। उसके बाद द थर्ड वन इज कि जो ब्रुसेल्स था, ब्रुसेल्स में भी एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसमें ईच कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे। एंड द लास्ट वन इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी प्रोविजन लिया गया था। कहाँ पर? बेल्जियम में लिया गया था। क्यों लिया गया था? क्योंकि भाई बेल्जियम में लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी थे जिनको हमें देखना था, आर्ट देखना था, कल्चर देखना था, लैंग्वेजेस देखना था। सारी चीजें देखने के लिए बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या देखती थी? आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक सारी चीजें देखती थी। अब ये सारी जब एकोमोडेशन किया गया, अच्छा एकोमोडेशन का आप लोगों ने गौर किया होगा। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब होता है एकीकरण। एकीकरण याद रखना आप लोग कि अब ये सब चीजें मैंने आप लोगों को पहले क्यों नहीं बताया? रीजन ये था कि आप पहले ये समझो कि एकोमोडेशन में हुआ क्या था। अब जब आप लोगों को पता चल गया हुआ क्या, इसका मतलब एकीकरण। एकीकरण मतलब क्या होता है कि उसको पूरा एक कर दिया गया बेल्जियम को। कोई अब कंफ्लिक्ट नहीं थे, बिल्कुल हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। और आज भी बेल्जियम में बिल्कुल हैप्पी एंडिंग चली। इवन बेल्जियम एक बहुत हैप्पी कंट्री है। और ब्रुसेल्स को इसके बाद यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी बना दिया गया था। तो ये तो रही हमारी बेल्जियम की कहानी जिसमें पावर शेयर कर दी गई। और पावर शेयर करने के बाद क्या हुआ? सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो गई एंड हैप्पी एंडिंग हो गई। अब हम लोग बात करते हैं हमारे श्रीलंका की। श्रीलंका भी कुछ इसी तरह से लिंग्विस्टिक जाल में फंसा हुआ था। क्या हुआ था? श्रीलंका में दो कम्युनिटीज। फर्स्ट कम्युनिटी विल बी द सिन्हाला कम्युनिटी। फर्स्ट कम्युनिटी क्या थी? सिन्हाला कम्युनिटी, जिसमें 74%, मतलब श्रीलंका में 74% लोग सिन्हाला कम्युनिटी के। एंड जो 18% लोग हैं, 18% कौन है? तमिल स्पीकिंग।
फर्स्ट है 74% जो कि सिन्हाला बोलते हैं एंड 18% लोग क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। अच्छा, तमिल में भी दो वेराइटीज है। फर्स्ट है इंडियन तमिल। इंडियन तमिल कौन, जो ऑब्वियसली इंडिया से कहाँ पर टी वर्कर्स बनकर कहाँ पर आए थे, श्रीलंका में आए थे। और 15% नेटिव तमिल से, नेटिव तमिल से यानी श्रीलंकन तमिल जो श्रीलंका की है। और 7% श्रीलंका में क्रिश्चियंस रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पर भी सब सही था। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बात कर सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट में था वो तमिल्स रहते थे, बीच में पूरा सेंटर 74% सिन्हालास ने घेर रखा था। दिक्कत कहाँ है, यहाँ पर ही तो दिक्कत है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था यहाँ पर, मेजोरिटिज्म। मेजोरिटिज्म क्या होता है, जब कोई एक कम्युनिटी किसी भी कंट्री में है, कोई एक कम्युनिटी मेजोरिटी में हो और गवर्नमेंट उसी को सपोर्ट करे। तो यही हुआ था हमारे श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या हुआ कि जो सिन्हाला कम्युनिटी थी, देखिए जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उसको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था। कैसे मिल रहा था भाई, तो देखिए मेजोरिटिज्म इन द श्रीलंका, इसमें जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने 1956 में एक एक्ट पास किया और इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अब आप खुद सोचिए, जब किसी भी लैंग्वेज को आप ऑफिशियल लैंग्वेज बना दोगे तो सारे काम ऑफिशियल लैंग्वेज में होने वाले हैं। यही हुआ था हमारे श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या हुआ कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज ने बना दिया। ठीक है भाई, बना दिया, कोई दिक्कत ही नहीं थी। दिक्कत कहाँ आई कि इन्होंने सारे काम ऑफिशियल लैंग्वेज में हो रहे थे। ठीक है, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली सब सिन्हालास को, सिन्हाला स्पीकिंग लोगों को फैसिलिटीज मिलने लगी। उसके अलावा जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी, एक और प्रोविजन लेकर आई जिसमें एवरी सिटीजन हैज टू प्रोटेक्ट बुद्धिज्म एंड फॉस्टर। तो वही था कि आपको बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट भी करना है और उसको फॉस्टर भी करना है। फॉस्टर का मतलब उसको आगे भी लेके जाना है। अब भाई सिन्हालास का धर्म, सॉरी रीजन, रिलीजन हम लोग बात कर सकते हैं। सिन्हालास लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनके धर्म को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सब कुछ सिन्हालास की फेवर में था। तो इससे क्या हुआ कि जो तमिल्स थे, तमिल्स को कहीं ना कहीं ये लगा कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे इंडिया में भी ऐसा किया जाए कि सब कुछ किसी एक कम्युनिटी के लिए किया जाए और दूसरी कम्युनिटी को छोड़ दिया जाए तो बुरा ही लगेगा। तो तमिल्स को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो अकेले पड़ गए हैं। दे फेल्ट लोनली, उनको ऐसा लगने लगा कि वो बिल्कुल ही लोनली हो चुके हैं, उनके साथ कोई भी नहीं है। और सबसे मेन प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे मान के चलो कोई रिजर्वेशंस है, तो रिजर्वेशंस भी किसको मिल रहे थे, सिन्हालास को मिल रहे थे, सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी को मिल रहे थे। तमिल्स के साथ इकोनॉमिकली भी अच्छा नहीं हो रहा था, कल्चर तो उनका बिल्कुल फॉलो किया ही नहीं जा रहा था। तो तमिल्स ने क्या किया, डिमांड्स रखी किसके आगे, ऑब्वियस गवर्नमेंट के आगे। डिमांड तो रखी हमने ऐसे थी जैसे कि सारे गवर्नमेंट उनकी डिमांड मान ही लेती, बिल्कुल राजा महाराजा ऐसे बनकर डिमांड रखी। लेकिन हुआ क्या, उनकी कोई भी डिमांड नहीं मानी गई। तो डिमांड्स रखी क्या, ये देख लेते हैं हम लोग पहले। सॉरी, मैंने आगे का आप लोगों को बता दिया था, लेकिन हुआ यही था कि उन लोगों ने बड़े राजा महाराजा की तरह अपनी डिमांड्स रखी, बट उनकी कोई भी डिमांड को नहीं माना गया। तो डिमांड्स तो सुन लीजिए। देखिए क्या हुआ था कि पहले उनकी डिमांड थी कि उनकी लैंग्वेज को भी, तमिल शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल को भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। पहली बात ऑब्वियस गवर्नमेंट नहीं मानने वाली थी। दूसरी डिमांड क्या थी कि चलो आप नहीं मान रहे हो तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज, हमें इकोनॉमिकली सोशली इक्वलिटी नहीं मिल रही है, तो नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंट था उसको आप एक सेपरेट कंट्री बना दो। ठीक है भाई, उन्होंने ये कहा। ठीक है, थर्ड डिमांड क्या थी कि उनको एटलीस्ट सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इक्वलिटी तो मिल जाए। तीन डिमांड्स भेजी थी। फर्स्ट डिमांड थी तमिल शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। सेकंड डिमांड क्या थी, तमिल अगर आप डिमांड्स मतलब अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना पा रहे हो तो एक काम कीजिए, नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंटियर है उसको एक सेपरेट कंट्री बना दीजिए। एंड थर्ड डिमांड, दे वांट सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इक्वलिटी। तीनों डिमांड्स को गवर्नमेंट ने नहीं माना। इसके बाद तमिल्स ने क्या किया, ऑब्वियसली कि उनने कन्फ्लिक्ट्स किए और यहाँ पर आया सिविल वॉर। व्हाट डू यू मीन बाय सिविल वॉर? देखिए सिविल वॉर क्या होता है कि जैसे मान के चलो एक वॉर जो कि अपनी ही कंट्री में जो सेम सिटीजन्स के द्वारा, कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स के द्वारा जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो वॉर किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल वॉर बोलते हैं। और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द सीबीएसई, इन द एमपी बोर्ड ऑल्सो। एमपी बोर्ड में भी और सीबीएसई दोनों में इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड में आपको 2 नंबर में वाला क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, व्हाट यू मीन बाय सिविल वॉर। ठीक है, और अगर सीबीएसई की बात करेंगे तो सीबीएसई में आपको ये देखने मिल जाएगा कि सिविल वॉर के कॉजेज क्या थे, व्हाट वर द कॉजेज फॉर द सिविल वॉर इन द श्रीलंका। ये आपको, क्योंकि सीबीएसई थोड़ा सा तो बड़ा करेगा ना क्वेश्चन को, इसलिए। चलिए, तो सिविल वॉर हुआ तो क्या हुआ कि जो तमिल्स थे उन्होंने श्रीलंका सिन्हालास पर काफी अटैक किया, लेकिन हुआ क्या, कोई रिजल्ट नहीं निकला क्योंकि तमिल्स बहुत कम थे और सिन्हालास क्या थे, बहुत ज्यादा थे, सिन्हाला स्पीकर्स बहुत ज्यादा थे। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि उनको तमिल्स को दबा दिया गया। लेकिन
और पावर शेयर नहीं की बट गवर्नमेंट ने तमिल आए दिन सिविल वॉर की कंडीशन में आते रहे, आए दिन कंफ्लिक्ट करते रहे, आए दिन राइट्स करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, बट जो गवर्नमेंट थी उन्हें पावर शेयर नहीं की और उसी का नतीजा है कि श्रीलंका में आज भी आप देखेंगे तो आपको सिविल वॉर देखने को मिलेंगे, आज भी कंफ्लिक्ट होते हैं। तो देखा आपने बेल्जियम में क्या हुआ था, अकोमोडेशन कर दिया बेल्जियम में, बिल्कुल उन्हें पावर शेयर कर दी, तो इससे उनकी हैप्पी एंडिंग हुई थी। बट एज यूजुअल श्रीलंका में उन्हें कोई भी पावर शेयर नहीं की, तो आज भी वहां पर कंफ्लिक्ट होते रहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी के साथ, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, डिजायरेबल क्यों, अच्छी क्यों है? तो देखिए इसके दो रीजन है। द फर्स्ट रीजन इज प्रूडेंशियल रीजन। अच्छा, प्रूडेंशियल रीजन में आप क्या पढ़ेंगे, इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले सोशल ग्रुप्स में उनको रिड्यूस करता है। एंड द सेकंड वन इज मोरल रीजन। मोरल रीजन में आप क्या पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है, स्पिरिट है, किसकी है, डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज द लास्ट टॉपिक एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए इसमें आपके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। फर्स्ट है व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, what is the difference between the horizontal distribution of power sharing and the vertical distribution of power sharing? एक और important question लास्ट ईयर भी आया था सीबीएसई में, why power sharing is desirable। तो ये आप लोगों के कुछ important questions बन जाते हैं। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले कुछ एक दो questions और बता देती हूँ, जैसे what is the accommodation of Belgium, how Belgium solved their problem, उन्हें अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की, तो उसमें भी आप एकोमोडेशन देखिए। क्वेश्चन इसमें इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं वो यही हैं। अब इन्हीं में से वो क्वेश्चन किस तरह से आपको घुमा कर देते हैं। आपको ये याद रखना, क्वेश्चन आप जब देखो तो आप इतनी चीज याद रखना कि वो आपको क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं। चलिए ये मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम लोग लास्ट टॉपिक है हमारा जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में है द फर्स्ट फॉर्म इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, कैसे होता है, ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। सो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग क्या पढ़ेंगे, द पावर शेयर बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। पावर शेयर किसमें होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। क्या होता है हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है, अब जब मैं ऐसे बोल रही हूँ तो तीनों की जो पावर है, गवर्नमेंट के जो तीनों ऑर्गन्स की पावर है वो क्या इक्वल है, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों की पावर क्या इक्वल है। ये तीनों एक दूसरे के वर्क में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं चेक एंड बैलेंस। ठीक है, तो यही होता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जब इनमें पावर शेयर की जाती है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। एंड द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, इसको हम लोग फेडरलिज्म भी बोल सकते हैं कि फेडरलिज्म है, क्योंकि इसमें क्या होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग में, पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हॉरिजॉन्टल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड देन द लोकल गवर्नमेंट। अलग अलग कंट्रीज में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही होती है, बट हमारी कंट्री में लोकल गवर्नमेंट भी है। ये हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे फेडरलिज्म में कि लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, क्योंकि उसमें पूरा इसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। द थर्ड वन इज पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप जैसे कि आप लोग बहुत सारे कम्युनिटीज को पढ़ते हो, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स को पढ़ते हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पढ़ लिया, तो ये आपके प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं। सो हम लोग बोल सकते हैं पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड द प्रेशर ग्रुप्स। अच्छा, प्रेशर ग्रुप्स का होना जरूरी क्यों है? देखिए प्रेशर ग्रुप्स जब तक नहीं होंगे गवर्नमेंट काम कैसे करेगी, गवर्नमेंट पर प्रेशर लगाने के लिए प्रेशर ग्रुप्स, ये प्रेशर ग्रुप जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, तो मान के चलो कोई भी एग्जाम है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई एग्जाम लेट हो रहा है या कोई भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो किसके पास जाएंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जाएंगे। वहां पर उनको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेड यूनियंस होते हैं, स्टूडेंट यूनियन होते हैं, फार्मर यूनियन, सारे बहुत सारे यूनियंस जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, गवर्नमेंट पर प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं। एंड द लास्ट वन इज पॉलिटिकल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज। सो पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयर की जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, ये सब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब हम इनमें पावर शेयर करते हैं, ये भी जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, देखिए जब पॉलिटिकल पार्टीज है, एक पॉलिटिकल पार्टी होगी तो वो पूरे एक मोनार्की ही हो जाएगा, फिर तो मोनार्क हो जाएगा देश। तो अलग अलग पार्टीज का होना भी जरूरी है, जिससे लोगों को लगे, जो रूलिंग पार्टी है उसको लगे कि अगर हमने काम नहीं किया तो मे बी हमसे पावर छिन जाएगी।
तो ये भी जरूरी है। द लास्ट वन इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये सिर्फ बेल्जियम में मिलेगी। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जो मैंने आप लोगों को अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में पढ़ाया भी था, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये आपको सिर्फ कहाँ पर मिलेगी, बेल्जियम में मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। और एक और बात, अगर आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस चाहिए और वीडियोस देखने के लिए आप एग्जाम रिवॉर्ड्स ऐप पर आ सकते हैं। आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और फुल डिटेल के साथ विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।